57 मुस्लिम कंट्री एक तरफ हो गए। ईरान और सऊदी अरबिया कट्टर दुश्मन माने जाते थे, लेकिन इनकी दोस्ती हो गई। क्या कहना चाहेंगे? वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं रुख हो रहा इस दुनिया का, ये बताइए। देखिए, 15 दिन गुजर गए हैं इस जंग को चलते हुए, और ये बाकायदा एक फुल फ्लैज जंग है। किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई एक टेररिस्ट अटैक था और उसके जवाब में हो रहा है। हरगिज़ नहीं। इसराइल ने बाकायदा अपने पार्लियामेंट में, अपनी कैबिनेट में ये तय किया है कि ये एक जंग है, तो ये जंग ही है। और जिस तरीके से पिछले 15 दिन से इसराइल की बर्बरियत, वहशत, दरिंदगी और जानवरों जैसा सलूक फ़लस्तीन के साथ जारी है, उस पर पूरी यूरोपियन दुनिया एक साथ खड़ी है। ये ऐसा एक मुजाहरा है जो हमने तारीख़ में सिर्फ तातारियों को करते हुए देखा था, जो मंगोल जिन्हें कहते हैं, उन मंगोलों को तो हमने करते हुए देखा था। उसके बाद दूसरी ये वहशत है जो हम देख रहे हैं। 15 दिन में 4,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी अवाम बेकसूर निहत्ते गज़ा में शहीद कर दिए गए बमबारी के ज़रिए, और इसमें अस्पताल में पड़े हुए मजबूर बीमारों को बम मार के शहीद किया गया है। 1,500 से ज़ायद 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शहीद किया गया है, औरतों को शहीद किया गया है। चर्च पे हमले किए गए हैं, मस्जिदों पे हमले किए गए हैं, जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है। और जो बमबारी की गई है वो रेजिडेंशियल हाउसेस पे किए गए हैं, फ्लैट्स के ऊपर की गई है, आबादी वाली शहरी बिल्डिंग्स के ऊपर की गई है, आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं की गई है। तो घरों पर हमले करना, मस्जिदों पे हमले करना, चर्च पे हमले करना, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक अस्पतालों पे हमले करना, ये कैसी जंग है? ये उसूले जंग के ख़िलाफ़ है जो भी इस वक्त आलमी सतह पर मंजूर शुदा उसूल हैं जंग के। ये उन सब की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये जंगी जराइम के का इर्तकाब करने जैसा है। और इस पर दुनिया अगर सिर्फ रेजोल्यूशन पास करे, यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किए, OIC में तमाम 57 मुल्कों ने रेजोल्यूशन पास करके इसराइल को एक वॉर क्रिमिनल करार दिया है। इसके अलावा दूसरी एजेंसीज़ ने, कोलंबिया ने बाहर निकाल दिया अपने एम्बेसडर को, साउथ अफ्रीका ने बाहर निकाल दिया अपने एम्बेसडर को, स्पेन के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि वॉर क्रिमिनल की हैसियत से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नेतन्याहू को ट्राई करना चाहिए, कनाडा के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। तो आधी से ज़्यादा दुनिया, 60% वर्ल्ड फ़लस्तीन के मजलूमीन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इसराइल अपने जुल्म और अपनी बर्बरियत से इसके बावजूद बाज नहीं आ रहा। अमेरिका ने 1,000 टन से ज़्यादा गोला बारूद और हथियार इसराइल को भेजे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के लिए किसने क्या भेजा? हज़ारों ट्रक हैं जो खाने, पानी और दवा से भरे हुए मिस्र में इसराइल गज़ा के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी शहरी, 2 अमरीकी शहरी, एक खातून और एक उसकी बेटी को कल कतर के दबाव में रिहा कर दिया गया। तो 2 अमरीकी शहरी रिहा किए जा सकते हैं, लेकिन खाना, पानी और रसद गज़ा के लोगों को नहीं मिलेगा। 23 लाख लोगों को चूहेदान में बंद कर दिया है इसराइल ने। और जो आम तरीक़ा है यूनाइटेड नेशंस का, जो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजती है, फ़ौज भेजती है, कोई पीस कीपिंग फोर्स अभी तक भेजी नहीं गई। पड़ोस में जो मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, उसके लोग सड़कों पे खड़े हैं बिल्कुल उस तरीके से जैसे 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी हुकूमतें गिरा दी थी। आज उसी तरीके से अवाम सड़कों पे खड़े हैं, बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल में घुस जाना चाहते हैं, लेकिन उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। वो ठीक भी नहीं है कि इस तरह घुसने दिया जाए, लेकिन इनकी हुकूमतें क्या कर रही हैं? इसराइल के बाइकआउट की कॉल ईरान की तरफ से आई, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। क्या इन तमाम मुल्कों की फ़ौजें हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? क्या ये यूनाइटेड नेशंस पर ये दबाव नहीं डालेंगी कि वो इसराइल को रिक्वेस्ट करने की बजाय वहाँ पीस कीपिंग फोर्सेस भेजें, गज़ा का मुहासरा ख़त्म करें, और मुहासरा ख़त्म करा के अगर इसराइल ऐसे ही वहशियाना हमले जारी रखता है तो पीस कीपिंग फोर्सेस उन हमलों का मिलिट्रीली जवाब दें, वहाँ बिजली की रसद पहुँचाएँ,
पानी पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, दवा पहुंचाएं। ये काम यूनाइटेड नेशंस अगर नहीं कर रहा तो यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड इदारा है जिसकी कोई हैसियत अब इस मुल्क में, इस दुनिया में बाकी नहीं रही, जिसकी कोई ज़रूरत अब बाकी नहीं रही। फिर मुल्कों को, जो पड़ोसी ममालिक हैं और जो हलीफ हैं फ़लस्तीन के, उन्हें मिलिट्रीली आगे आना पड़ेगा। और ये जंग जो आप फरमा रहे हैं, तीसरी जंग अजीम, ये अनडिक्लेयर्ड तीसरी जंग अजीम है। इसलिए कि एक तरफ यूक्रेन में महाज खुला हुआ है जो एशिया में है, एक तरफ फ़लस्तीन में ये महाज खुल गया, आज़रबाईजान में एक महाज खुला हुआ है, दूसरे जगहों पर भी कुछ महाज खुले हुए हैं। तो कई जगहों पे महाज खुले हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अनडिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर है जो जारी है। अगर सीरिया, ईरान, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन इस जंग में शरीक हो जाते हैं तो ये डिक्लेयर्ड थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि इसराइल पे जब तक कोई फौजी कार्रवाई आलमी ताकतों की तरफ से नहीं होगी, इसराइल बाज आ सकेगा। कौन करेगा डॉक्टर साहब, कार्रवाई करेगा कौन? यूनाइटेड नेशंस को करना चाहिए। पहला जिम्मेदार यूनाइटेड नेशंस है कि वो तमाम ममालिक की फौजियों पर मुश्तमिल एक पीस कीपिंग फोर्स इसराइल में भेजे और गज़ा के लोगों की हिफाजत करे। जैसे श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी, ऐसे ही पीस कीपिंग फोर्स भेजनी चाहिए। लेबनान के बॉर्डर पर पीस कीपिंग फोर्स है, अभी कई जगहों पर पीस कीपिंग फोर्सेस यूनाइटेड नेशंस की हैं, तो गज़ा में क्यों नहीं भेजती? ये मुतालबा तमाम दुनिया को करना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस अपनी तमाम दुनिया के ममालिक पर मुश्तमिल एक फ़ौज तैयार करे और वो यूएन पीस कीपिंग मिशन की हैसियत से गज़ा में जाए। और अगर इसराइल अपनी बर्बरियत और वहशत और जुल्म से बाज नहीं आता तो जंग का जवाब जंग से दे। ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर इसराइल को रोका नहीं जा सकता। हमने पिछले 75 साल में देखा है 131 रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन ने पास किए इसराइल के खिलाफ और उसे वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसराइल को नहीं ले जाया गया। उसके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई आलमी ताकतों की जानिब से नहीं की गई, इसलिए उसकी हिम्मत और जुर्रत बढ़ती चली गई। आज वो ये चाहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि गज़ा के लोग निकल जाए। क्यों निकल जाएं? गज़ा में जो 23 लाख लोग हैं वो वहाँ के जेन्युइन सिटीज़न हैं। किसी भी शहर में रहने वाले लोगों को अगर कोई ये कहे कि वो अपना मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो ये कौन सा इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि एक मुल्क के रहने वालों को वहाँ से भगा दिया जाए, उन्हें दरबदर कर दिया जाए, उन्हें बेघर कर दिया जाए और फिर कहा जाए कि मिस्र क्यों इनको नहीं ले लेता, जॉर्डन इनको क्यों नहीं ले लेता? क्यों ले? सवाल यह है कि उनको भगाया क्यों जाए। और अगर आज इनको भगा दिया जाता है बिलफर्ज मुहाल, नॉर्थ गज़ा से कहा कि भागो, और जब वो भागने शुरू हुए तो साउथ गज़ा पे हमले शुरू कर दिए, तो वो 26 किलोमीटर की जो ओपन जेल है उसी जेल में उनको रहना है। वो नॉर्थ में रहे या साउथ में रहे, बम साउथ में भी पड़ रहे हैं, बम नॉर्थ में भी पड़ रहे हैं, तो उनको तो मजबूर किया जा रहा है कि वो गज़ा खाली कर दे 23 लाख लोग, और इसराइल उस पर नाजायज़ कब्जा करके उस पर अपने इसराइलियों को बसा दे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? इसके खिलाफ दुनिया को आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि ये कि कुछ लोग जैसे हमारे ही मुल्क में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मुस्तकिल कह रहे हैं कि उनका दामन रहमत नहीं खुल रहा जॉर्डन के लोगों का और मिस्र। भाई क्यों खुले? वो कहते हैं कि भगा दिया जाए। क्यों भगा दिया जाए? क्या कसूर है? किस जुर्म की सज़ा के तौर पर भगा दिया जाए? और अगर आज इनको भगा दिया जाता है बिलफर्ज मुहाल, तो जो मगरिबी किनारे में 25 लाख मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, कल तो उनका भगाना बहुत आसान होगा। तो यही इसराइल चाहता है कि जितने अरब मुसलमान फ़लस्तीन में रहते हैं, चाहे वो मगरिबी किनारा हो या गज़ा पट्टी हो, वो सब के सब वहाँ से छोड़ के भाग जाएं और इसराइल यका तरह उस मुल्क का, मुसलमानों के उस मुल्क का मालिक बन जाए। ये इसराइल चाहता है। और दुनिया जब खामोश तमाशाई रहती है या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करती है, तो उसकी हिमायत इसराइल की खामोश दरपर्दा बिला वास्ता उसकी हिमायत कर रही होती है। और ये बात दुनिया भर के उन तमाम लोगों को समझनी चाहिए, मुसलमानों समेत, जो फ़लस्तीन की हिमायत दिल से करते हैं, सिर्फ ज़बान से नहीं करते। लेकिन डॉक्टर साहब एक अहम सवाल ये है कि फ़लस्तीनी जाए तो जाए कहाँ? राशन पानी सब बंद कर दिया गया है। एक तरफ इजिप्ट का जो है बॉर्डर है, एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ जो है इजराइल है। जाए तो जमीनी सतह पे कोई मदद की नहीं जा रही है, लफादी जंग जारी है, सभी लफ्जों से ही समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना? मैंने यही अर्ज किया कि फ़लस्तीनी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
फ़लस्तीनियों को जहां उनका मुल्क है वही उनका पूरा हक है कि वो वहां रहे, और उनको वहां रहने में मदद देने का काम सारी दुनिया को करना चाहिए, क्योंकि निकल के वो कहीं और जा नहीं सकते। लेबनान में ऑलरेडी लाखों फ़लस्तीनी कैंपों में रह रहे हैं, जॉर्डन में रह रहे हैं, सीरिया में भी रह रहे हैं, दूसरे अब तो अरब ममालिक में भी हैं, तुर्की में भी हैं, इंडिया में भी जो है वो महाजिर रह रहे हैं। कितने रहेंगे, कहाँ तो और क्यों रहें? सवाल यह है कि क्यों रहें। तो जहाँ फ़लस्तीनी रह रहे हैं, जो उनका मुल्क है, जो उनका वतन है, जो उनका दयार है, उसी दयार में रहने के लिए उनको सहूलत फराहम करना सारी दुनिया की जिम्मेदारी है। खुसूसन मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो उनको वहाँ रहने में मदद करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये समझ लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों के खून पर 23 लाख अरब मुसलमानों की लाश पर कुछ मुस्लिम ममालिक अपने इशरत कदे तामीर करना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा घिनौना जुर्म इंसानियत ने पहले नहीं देखा होगा। एक और बात मैं यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास ने पहले हमला किया है, इसलिए इसराइल को राइट टू डिफेंस है। लोगों को समझना चाहिए हमास क्या है। हमास 1987 में जब कायम हुआ था, उसके बाद 2006 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में गज़ा पट्टी और मगरिबी किनारा दोनों जगह के अवाम ने 50 लाख लोगों ने 55% वोट करके हमास को अपनी सरकार चुना था। फ़लस्तीन की चुनी हुई सरकार है। अब आप चुनी हुई सरकार को टेररिस्ट कहना चाहते हैं तो फिर तो आपको उससे पहले इसराइल को टेररिस्ट कहना पड़ेगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट जो आज के डेमोक्रेटिक पैरामीटर्स के एतबार से, वोटिंग के एतबार से, अवामी ख्वाहिश के एतबार से अपने ही अवाम के ज़रिए चुनी गई हो, उसे टेररिस्ट कहने का हक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है। दूसरी बात, किसी इंटरनेशनल बॉडी ने आज तक हमास को टेररिस्ट नहीं कहा। सिर्फ यूरोप के लोग, यूरोप की वो दुनिया जो 125 साल से इस दुनिया पे कहर ढा रही है, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कत्ल कर चुकी है, बेकसूर कत्ल कर चुकी है, जिसने वियतनाम पे बम बरसाए, जिसने जापान पे बम बरसाए, जिसने इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, यमन में, ईरान में बम बरसाए, वो हैं ट्रेटर, वो हैं टेररिस्ट, उनको समझना चाहिए। दूसरी बात वो ये मसला कि उनकी हुकूमत को सेट असाइड कर दिया और उन्होंने हमला किया। मुझे बताए दुनिया कि क्या करना चाहिए जब 1948 के बाद से और फिर खुसूसन 2007 के बाद से 16 साल इन 23 लाख लोगों को एक ओपन जेल में बंद रखा गया, तब दुनिया ने इसको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा। जब उनका बिजली, पानी, खुराक, दवा, कारोबार बंद किया गया, जब उनको ना समंदर के रास्ते से कहीं जाने दिया गया, ना हवाई रास्ते से कहीं जाने दिया गया, ना ज़मीनी रास्ते से कहीं जाने दिया गया, और इन तमाम 23 लाख लोगों को 16 साल से कैद में रखा गया है, भुखमरी का शिकार रखा गया है, तब उनको इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद किसने की? क्या PLO ने वो जद्दोजहद की? क्या अरब ममालिक ने वो जद्दोजहद की? क्या मुस्लिम ममालिक ने वो जद्दोजहद की? क्या यूरोपियन ममालिक ने वो जद्दोजहद की? किसने की? ये 16 साल से 23 लाख लोग जो कैद व बंद की मुसीबत गुजार रहे थे और रोज़ाना कत्ल हो रहे थे। 2006 से अब तक 1 लाख से ज़ायद लोग कत्ल किए गए हैं। 1 लाख से ज़ायद लोग कत्ल किए गए। 33,000 बच्चों को कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया है। उस वक्त किसी ने नहीं कहा। तो इस तमाम जुल्म के बाद अगर कोई अपने हक के लिए हथियार उठा के खड़ा होता है तो उसको टेररिस्ट कहना, वो भले ही फ़लस्तीन के हिमायती लोग हों, फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले बहुत से लोग भी कह रहे हैं कि हमास अगर ये ना करता तो ये सब कुछ ना होता। अरे भाई, हमास अगर ये ना करता तो वही जारी रहता जो 16 साल से जारी है। तो उसको रोकने का कोई तरीक़ा अगर सारी दुनिया ने मिलकर नहीं उठाया तो हमास ने उठाया, और हमास ने इसलिए उठाया कि उसको लोगों ने चुना है। वहाँ के 55% अवाम ने मुंतखब किया है। PLO ने क्या किया अभी तक इस सिलसिले में? ये जवाब तो PLO के लोगों से भी पूछना चाहिए। जो पैलेस्टाइनियन लिबरेशन अथॉरिटी है, जिसका जो पार्टी वहाँ पर है वो अल-फतह है, यासिर अराफात उसके फाउंडर थे, अभी महमूद अब्बास साहब उसके सदर हैं। तो ये सवाल ज़रा उनसे भी पूछिए कि 16 साल से आपकी सदारत, यानी आपको इलेक्शन हारने के बावजूद
महमूद अब्बास साहब को सदर तस्लीम कर लिया गया फ़लस्तीन का, और जो वहाँ इस्माइल हानिया चुने गए थे, चुने हुए सदर थे, उनको आपने हटा दिया इन्हीं यूरोपीय फोर्सेस ने, और अपने मंजूर नज़र को वहाँ पर आपने सदर बना दिया। आज आप कहते हैं हम उन्हीं को कबूल करेंगे, चले उनको कबूल कर लें, लेकिन फिर उन्होंने 16 साल इस मुहासरे को ख़त्म करने के लिए क्या किया? फ़लस्तीनियों पर होने वाले जो मगरिबी किनारे में भी रह रहे हैं, रोज़ाना 2-4 लोग वहाँ पर शहीद किए जाते हैं, मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती, शराइत लगाई जाती हैं, तब PLO ने और महमूद अब्बास साहब ने और अल-फतह ने क्या किया? फिर इसका जवाब उनसे लेना चाहिए। अगर हमास जालिम है, अगर हमास टेररिस्ट है, तो फिर दुनिया की हर वो हुकूमत और हर वो पॉलिटिकल पार्टी और हर वो ग्रुप और हर वो तंजीम टेररिस्ट कहलाएगी जो अपने इंसाफ के हुसूल के लिए हथियार उठाती है, तंग आमद बजंग आमद के मिज़दाक। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग आज हमास को कहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि पिछले 50 साल फ़लस्तीन में क्या होता रहा है और अवामी ख्वाहिश और अवामी मैंडेट किसके साथ है, और अवामी मैंडेट का एहतराम करना जमहूरियत की जिम्मेदारी है या नहीं है। क्या फिर अब जमहूरियत के पूरे पैरामीटर बदलना चाहते हैं तो फिर बात अलग है। फिर हम इस पूरे के पूरे इंसानी समाज को सारी दुनिया में एक जंगल में बदल देना चाहते हैं, फिर बात अलग है। वरना आज जिस समाज को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, यकीन कीजिए आने वाले साल 2 साल के अंदर ही इसी हमास से सारी दुनिया को इंगेज करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तालिबान को आप पहले टेररिस्ट कहते थे और आज उसी तालिबान को के साथ सारी दुनिया एक सरकार की हैसियत से उसे तस्लीम कर रही है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अल-फतह को भी और यासिर अराफात को भी 1982 तक सारी दुनिया टेररिस्ट कहती थी, लेकिन आज उसी अल-फतह के सदर यासिर अराफात, जिनको आप कहते थे सबसे बड़ा दहशतगर्द है, उसी यासिर अराफात को ओस्लो अकॉर्ड के बाद 1994 में दुनिया का सबसे बड़ा अमन अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला यासिर अराफात को, जिसे आप सबसे बड़ा टेररिस्ट कहते थे। तो टेररिज्म के आपके क्या पैमाने हैं, ये दुनिया को गौर करना चाहिए कि अपनी सियासी मसलहतों और मफादात के तहत आप किसी को भी मुंह उठा के टेररिस्ट बोल देंगे, और जब मफाद पूरा हो जाएगा तो वो टेररिस्ट नहीं रहेगा। इस दोहरे पैमाने से दुनिया को ऊपर उठ के जालिम और मजलूम की तरफ में सिर्फ देखना चाहिए कि आज जालिम कौन है और मजलूम कौन है, और जवाब बहुत सीधा है कि जालिम इसराइल है और मजलूम फ़लस्तीनी है। तो जो मजलूमों की हिमायत में खड़ा होना चाहते हैं, वो अगर जालिम बातों से नहीं मानता तो लातों से मनाने की कोशिश करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। किस तरह देख रहे हैं इजराइल, भारत में इजराइल जो एम्बेसी है वहाँ पर लगातार बहुत सारे संगठन पहुँच रहे हैं इजराइल जाने के लिए, फिलिस्तीन से लड़ने के लिए, किस तरह इन चीज़ों को देख रहे हैं? जाएं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसराइल से अभी तक 30,000 से ज़ायद लोग भाग चुके हैं, जो इसराइली शहरी हैं, वो 30,000 से ज़ायद लोग भागे हैं। तो जिनको फ़लस्तीन से लड़ने का शौक़ हो और फ़लस्तीन के मज़लूमों से लड़ने का शौक़ हो और जिन्हें बम चलाने का शौक़ हो मज़लूम और निहत्ते लोगों पर, जो इतने कायर लोग हैं, वो अगर आज इसराइल जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम जाएं, लेकिन भाग के ना आए वापस। इतनी नफरत लाते कहाँ से है, इस तरह से इतनी नफरत, ये बताइए। भारतीय मीडिया में इस तरह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जैसे कि जंग जो है इजराइल और हमास के दरमियान ना हो, कि भारत में हो। देखिए, भारतीय मीडिया तो पहले से मालूम है कि हमारे यहाँ मीडिया पेड है, बिकाऊ है, इसका कलम आज़ाद नहीं है। तो इस कलम की पूरी एक कीमत है जो मीडिया वसूल करता है। ये कॉमर्शियल मीडिया है जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाता है, और ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ज़ाहिर है मुफ्त नहीं होते। एक एक वीडियो जो इसराइल से आता है करोड़ों रुपए में बिकती है, और ये मीडिया के लोग वही वीडियोस चलाते हैं जो इसराइल से करोड़ों रुपए में ख़रीदते हैं। तो पैसा मिल रहा है, उस पैसे के लिए ये इनको, इस मीडिया के लोगों को, ये वो इंसानी गिद्ध हैं जिन्हें इंसानी लाशें नोच के खाकर ही जिनका पेट भरता है। तो इस मीडिया को सुनना और इस मीडिया पे एतबार करना एकदम बंद कर दीजिए। 0% भी इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये नफ़रत की आगोश में पले हुए चंद दरिंदे हैं, और ये दरिंदे भौंक भौंक के और चीख चिंगाड़ के सारी दुनिया को, पूरे मुल्क को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुल्क ताकतवर लोगों का और इंसाफ पसंद लोगों का मुल्क है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों लोग पाबंदियों के बावजूद
सड़कों पर भी आए हैं, एहतजाज भी किए हैं, फ़लस्तीनियों की हिमायत का बरबला इजहार भी किया है। ये गांधी का मुल्क है, ये अबुल कलाम का मुल्क है, और ये मुल्क चंद मीडिया के लोगों को या आरएसएस के चंद भक्तों के इशारों पे चलने वाला मुल्क नहीं है। इनको पहले भी नाकाम किया है, आज भी नाकाम है, कल भी नाकाम रहेंगे। आखिर सवाल है कि क्राउन प्रिंस सऊदी अरबिया के मोहम्मद बिन सलमान के इस मामले में इंटरफेयर करने के बाद भी इजराइल जो है लगातार हमला कर रहा है और उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा, क्या वजह है? क्राउन प्रिंस का जोर क्या है इसराइल के ऊपर? तो कोई जोर नहीं है क्राउन प्रिंस का। वो अपने मुल्क में, देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हों या बहरीन हो या सऊदी अरब हों या कुछ जो अफ्रीकी ममालिक इससे पहले जिन्होंने इब्राहिमिक एकॉर्ड किया था, सूडान ने किया, मोरक्को ने किया, ट्यूनिस ने किया, घाना ने किया, कीनिया ने किया, ये वो ममालिक हैं जिनके ऊपर अमरीकी कर्जे थे, IMF के कर्जे थे, एक बात, या जिनकी इकनॉमी बिल्कुल ही नीचे जा रही थी और अब उनके पास इसकी उम्मीद नहीं थी कि इकनॉमी को कैसे वो इम्प्रूव करें। मसलन ये कि अरबों की इकनॉमी में तेल का जो सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था, वो अगले 10-15 साल में तेल के कुएं सूख जाने वाले हैं, तो अल्टरनेटिव इकनॉमी कहाँ से लाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इन ममालिक के सामने है। तो अपनी ज़ाती ज़रूरतों को और अपनी अय्याशियों को और अपने मुल्क में अपनी इकनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो मुतबादिलात चाहिए, उसमें एक सुनहरा ख्वाब इसराइल ने इन मुल्कों को दिखाया था, और ये इसी गर्ज से इसराइल के साथ अपने मुआहदे कर रहे थे। UAE ने भी यही किया था, एम्बेसी खोल के, और सऊदी अरब ये करने वाला था। तो जो लोग कासाए गदाई लिए हुए इसराइल के दरवाजे पर खड़े हुए और उसकी दी हुई रिश्वत और उसके टुकड़ों पे पलने की आमादगी जाहिर कर चुके हो, क्या आपको लगता है कि उनके ये स्टैंड लेने से कि आज हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, इसराइल के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये फ़र्क उस वक्त तक नहीं पड़ेगा जब ये तमाम ममालिक मुत्तहदा तौर पर ये ऐलान न कर दें कि हम इसराइल का मुकम्मल इक़्तिसादी बाइकआउट कर रहे हैं, हम अपने सफ़ीर वहाँ से वापस बुला रहे हैं, और अगले मरहले में अगर इसराइल बाज ना आया तो हम उसके ऊपर आर्मी से हमला भी करेंगे। जब तक ये बात नहीं कहेंगे अरब के लोग, तब तक इसराइल उनकी बात को अहमियत नहीं देगा। बहुत शुक्रिया।